ठीक है। तो ये क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स का, ल्यूकोसाइट जो रहेंगी उनके माइग्रेशन का पहला स्टेप होता है। फिर क्या होता है, सेकंड क्या होगा, रोलिंग। रोलिंग में जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं ये एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर वहाँ पे धीरे धीरे रोल करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है। तो रोल करना स्टार्ट कैसे करती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सेलेक्टिन्स ल्यूकोसाइट्स को जो एंडोथेलियम होगा उस पर वीक अटैचमेंट कराते हैं और फिर वहाँ से रोलिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इंजरी साइट के, कह सकते हैं जो यहाँ पे इंजरी हुई है उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे एडेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप होता है एडेशन। एडेशन में क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट्स होंगी, ल्यूकोसाइट्स पे बहुत सारे जो केमिकल्स लगे रहते हैं उसकी हेल्प से वहाँ पे वो बाइंडिंग करती हैं। ठीक है। तो बहुत सारे वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स को बाइंड करने के केमिकल्स रहते हैं एंडोथेलियल सेल्स पर। ठीक है। उनकी हेल्प से वहाँ पे वो क्या करेंगी, बाइंडिंग का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइट्स होंगी वहाँ पे ब्लड वेसल से निकलने के लिए कह सकते हैं प्रिपेयर होती हैं। ठीक। नेक्स्ट होता है एडेशन हो के बाद ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन जिसको हम डायफिडिसिस कहते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ल्यूकोसाइट्स क्या करती हैं, एंडोथेलियल सेल्स के बीच से निकल करके वहाँ पे टिश्यू में एंटर करती हैं। क्योंकि जो ल्यूकोसाइट्स होंगी कैपिलरी वाल को पार करके वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा उससे पास होते हुए वहाँ पे इंजर्ड टिश्यू तक पहुँच जाएंगी। जब इंजर्ड टिश्यू तक पहुँच जाएंगी तो क्या होगा, उनमें एक पिगमेंट नामक केमिकल रहता है जो क्या करेगा वहाँ पे अटैचमेंट के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो ल्यूकोसाइट्स होंगे वहाँ पे इन्फेक्शन साइट तक वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है कीमोटैक्सिस मूवमेंट। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, कीमोटैक्सिस में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, केमिकल जो रिलीज होता है, केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो उसकी ओर क्या होंगे, वहाँ पे अट्रैक्ट होती हैं और वहाँ पे जो इंजरी इन्फेक्शन होगा वहाँ पे एक्स्ट्रासाइट की ओर वो बढ़ चलेंगी। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर हो गया या फिर ल्यूकोट्रिन्स हो गए। ठीक है। ये सारे वहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो जो ल्यूकोसाइट्स होंगी वो सीधे वहाँ पे इन्फेक्शन साइट तक पहुँच जाएंगी और वहाँ पे जो हार्मफुल एजेंट्स होंगे उनको वो आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है इसी के आगे, फेगोसाइटोसिस। तो कीमोटैक्सिस के बाद फेगोसाइटोसिस होगा। फेगोसाइटोसिस में क्या रहता है, जो हमारी न्यूट्रोफिल्स हो गए या फिर माइक्रोफेजेज हो गए, ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स होगा उसको इंगल्फ करने का काम करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी और उसको इंगल्फ कर लेंगी। ठीक है। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस होता है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं क्या है, फेगोसाइटोसिस सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है। और उस साइड से वहाँ पे वो अटैच हो जाएंगी। अटैच होने के बाद जब वहाँ अटैच हो जाएंगी तो उसके बाद क्या करती हैं, वो इंगल्फमेंट शुरू कर देती हैं। ठीक है। इंगल्फ कैसे करेंगी, वहाँ पे फेगोसोम का फार्मेशन करेंगी। फेगोसोम्स क्या करेंगे, फेगोलाइसोसोम का फार्मेशन करेंगे और फिर वहाँ पे उनको जो डेड सेल्स होंगी वो या इन्फेक्शन होंगी उनको डेड सेल को रिमूव करेंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन को भी वहाँ पे वो रिमूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर किलिंग। ये लास्ट प्रोसेस होता है। लास्ट प्रोसेस में इसमें क्या होगा, इसमें जो फेगोसाइट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको लाइसोसोम एंजाइम और जो रिएक्टिव एंजाइम ऑक्सीजन होगा वो जो उसके थ्रू ये क्या करती हैं, वहाँ पे डिस्ट्रॉय करती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज होगा और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन स्पीसीज का कह सकते हैं ROS होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होगी और वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड होंगी। ठीक है। तो ये सभी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। अगर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जो टिश्यू होगी, टिश्यू की हीलिंग का प्रोसेस होगा वो भी वहाँ पे फास्ट हो जाता है। ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन, प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स हेल्प टू प्रिवेंट अननेसेसरी इन्फ्लामेशन। तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लामेशन मेनली इसका पर्पज़ क्या रहता है, जो इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुई है या फिर कोई हार्मफुल स्टिमुलस है, ठीक है, उससे क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जिससे क्या हो, जो अननेसेसरी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होते हैं वो ना हो, और जो हमारा टिश्यू है वो हेल्दी वहाँ बना रहे। ठीक है, जब इन्फेक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे हेल्दी रहेगा। इसके लिए क्या करना होगा, वहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना होगा, पर्सनल हाइजीन्स को मेंटेन करना होगा, न्यूट्रिशन को बैलेंस करना होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे करनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कौन कौन से कह सकते हैं इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रहते हैं। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो सबसे पहले हो गया यहाँ पे पर्सनल हाइजीन्स। अगर कोई पर्सनल हाइजीन्स को मेंटेन रखता है, जिसमें रेगुलर हैंड वॉशिंग हो गया, प्रॉपर काजेज हो गए, वुंड काजेज हो गए, या फिर गुड सैनिटेशन हो गया, तो सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पर्सनल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या है, रेगुलर हैंड वॉशिंग। अगर प्रॉपर डेली हम वॉशिंग करते हैं, अगर हम प्रॉपर वहाँ पे हैंड वॉशिंग करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, या फिर वहाँ पे जो अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन का रिस्क होगा वो वहाँ पे बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रॉपर वुंड केयर की। तो प्रॉपर अगर वुंड केयर का मतलब हो गया, अगर किसी को वुंड या कट कुछ हुआ है तो उसको क्या करेंगे, तुरंत उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उस पर डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे, और वहाँ पे जो प्रॉपरली सकते हैं ड्रेस हो गया, उसको करना है, ड्रेसिंग करवाना होगा। ठीक है, तो ड्रेसिंग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर करवाएंगे। ये सारी चीज़ें रहती हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो वुंड के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर वुंड केयर के अलावा नेक्स्ट है गुड सैनिटाइजेशन। तो गुड सैनिटेशन करेंगे अगर, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो सराउंडिंग्स है, जो इन्वायरमेंट है, वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा, सेफ रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, और जब वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, प्रॉपर वहाँ पे जैसे जो वेस्ट डिस्पोजल है, इन सबको वहाँ से रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन डिजीज़ होने की कंडीशन होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब डिजीज़ वहाँ पे स्प्रेड होने की कंडीशन ही कम हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ डिजीज़ काज नहीं होगी। ठीक, वहाँ पे इन्फ्लामेशन बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो उससे भी क्या रहता है, वहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं होगी और हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। हेल्दी डाइट हो गया। हेल्दी डाइट क्या होगा, इसके अलावा हेल्दी डाइट में कौन कौन से हैं, तो फ्रूट्स हो गए। फ्रूट्स में मेनली होता क्या है, उसमें विटामिन मिनरल्स और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो क्या करेंगी, वहाँ पे जो फ्री रेडिकल्स होंगे उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे और वहाँ पे इन्फ्लामेशंस को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स भी कह सकते हैं फाइबर्स, विटामिन्स और वहाँ पे फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे फाइबर्स है, विटामिन्स है, या जो फिर फाइटोकेमिकल्स होंगे अगर प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यून के फंक्शन होगी इम्यूनिटी के, वो वहाँ पे स्ट्रांग होंगी। ठीक है, वहाँ पे इम्यूनिटी बूस्ट होगी और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पांस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है होल ग्रेन। अगर होल ग्रेन को हम प्रॉपरली लेते हैं डाइट में तो क्या होता है, वहाँ पे तो क्या होगा, वहाँ पे जो होल ग्रेन्स लेंगे तो उसमें बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स रहेंगे।
बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को वहाँ पे इम्प्रूव करेंगे। जब डाइजेस्टिव हेल्थ वहाँ पे इम्प्रूव होगी तो उसके वजह से क्या होगी, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी रिस्क कम रहेंगे, ठीक है, कोई डिजीज वहाँ पे काट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वेजिटेबल्स होल ग्रेन के बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं इनमें भी क्या रहता है, वहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है। ये भी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की हेल्प से वहाँ पे कह सकते हैं, मीडिएटर की पर्सनल हेल्प से वहाँ पे हम जो प्रोडक्शन करके वहाँ पे बच सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स के, तो डिजीज़ काज ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो उसमें बहुत सारे ओमेगा 3 होते हैं, जिसमें फ्लैक्स सीड हो गया, ठीक है, वालनट हो गया, इनमें सब में ये सारी चीज़ें अबंडेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड क्या रहता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं जो कि क्या करेंगे, हमारे ऑक्सीडेटिव डैमेज को वहाँ पे प्रिवेंट करते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, एंटीऑक्सीडेंट। आप रेगुलर एक्सरसाइज में देखते हैं कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले इम्प्रूव सर्कुलेशन। अगर प्रॉपर हमको हेल्दी रहना है तो क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी के ओवरऑल फंक्शन होते हैं वो इम्प्रूव होंगे, हेल्थ हमारी इम्प्रूव होगी, इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस होता है, ठीक है। तो प्रॉपर अगर एक्सरसाइज करते हैं उससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी, उनकी डिलीवरी भी अच्छे से होगी और वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ इम्यूनिटी की। तो स्ट्रेंथ रेगुलर अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर फिक्स एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज हो, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो बॉडी के जो फंक्शंस होंगे वो भी वहाँ पे अच्छे बनेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वहाँ पे फाइट कर सके, ठीक। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड केमिकल इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या होगा, तो वहाँ पे जो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, हमारे जैसे ओबेसिटी की कंडीशन होगी नहीं होगी, ठीक है, इंसुलिन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन थी जिनको हम फॉलो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एडिक्यूट स्लीप। प्रॉपर वहाँ पे क्या करना है, नींद लेना है, ठीक है। एडिक्यूट स्लीप का मतलब वहाँ पे जो और नींद होती है, ये भी हमारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले करता है रोल, ठीक। तो एडिक्यूट नींद में क्या होगा, हमें कितना लेना चाहिए, 7 to 8 आवर पर डे नींद वहाँ पे क्वालिटी स्लीप जैसे लेनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा वहाँ पे, नेक्स्ट है रिड्यूसेस इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो रहते हैं, जैसे चाहे TNF अल्फा हो, आइल चाहे वो इंटरल्यूकिन फर्स्ट हो और या फिर 6 हो, तो जैसे ये सारे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हमारी प्रोडक्शन में कह सकते हैं वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये करेंगे क्या, साइटोकाइंस को रिलीज़ करेंगे। अब जो साइटोकाइंस रिलीज होगा उसका प्रोडक्शन अधिक होगा, जिससे क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा उसका रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हमको स्ट्रेस मैनेज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो स्ट्रेस में होता क्या, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है और ये वो भी अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट इन्फ्लामेटरी की जो प्रिवेंशन होगा उसके लिए मेनली क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहला हाथ तुम्हारा होगा मेडिटेशन का, ठीक है। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज वहाँ पे कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी मेंटल रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, अगर मेडिटेशन प्रॉपर कर रहे हो, ठीक है।
तो और इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन्स होंगे वो वहाँ पे वो भी रिड्यूस होंगे, और वहाँ पे इन्फ्लामेटरी कह सकते हैं वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे वो वहाँ पे कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है योगा। योगा में क्या होता है, वहाँ पे फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल वेलबींग की सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज वहाँ पे कर रहे हैं, बॉडी की ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा नर्वस सिस्टम हमारा रहता है वो रिलैक्स हो जाता है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन और रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग। अवॉइड स्मोकिंग का मतलब हो गया अल्कोहल। अगर अल्कोहल है, स्मोकिंग है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे इनको अगर अवॉइड करते हैं तो उससे जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा वो भी रिड्यूस होगा। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस होगा तो वहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होंगे उनका प्रोडक्शन वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इनको हम करके क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल के बारे में। जब हम स्मोकिंग को अल्कोहल को अवॉइड कर देंगे तो वहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव डैमेज है, वो वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्मोकिंग अल्कोहल अवॉइड कर दिए तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे वैक्सीन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वहाँ पे वैक्सीनेशन करने से क्या होगा, जो इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ रहते हैं उनसे उनको क्या होती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो जब वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन होगी, इन्फेक्शन से उनको हमारी अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। ये एंटीबॉडी क्या वहाँ पे वो क्या करती हैं, एंटीबॉडीज वहाँ पे प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्या होगा मेनली, अगर हम वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा रहे हैं तो उसकी वजह से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिड्यूस होंगे, सीवियर इन्फेक्शन कम हो जाएगा, और हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा वो भी उसको भी कह सकते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग कह सकते हैं वैक्सीनेशन के बेनिफिट्स रहते हैं। बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, और वहाँ पे टीकाकरण हो गया जिसको कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन हो गए, हेपेटाइटिस बी हो गए, हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, और बहुत सारी वैक्सीन्स रहती है, टेटेनस का वैक्सीन हो गया। तो बहुत सारी वैक्सीन्स रहती हैं जो क्या करती हैं, हमें वहाँ पे डिजीज़ से प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट का पर्पज़ मेनली क्या रहता है, ये पेन, जैसे पेन है, पेन को रिड्यूस करना, स्वेलिंग है तो स्वेलिंग को कंट्रोल करना, टिश्यू डैमेज होने से बचाना। ठीक है, यही सब रहता है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे हमारा जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको अगर हम फास्ट करते हैं तो इसके लिए वहाँ पे हमको क्या करनी पड़ेगी, पर्टिकुलर थेरेपी या फिर जो मेडिसिन्स होती हैं उनको वहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या करेंगे, सबसे पहले है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में क्या होगा, जो पर्सन है जो जिसके इन्फ्लामेशन हुआ है उसको क्या करेंगे, प्रॉपर नींद लेने के लिए वहाँ पे उसको बोलेंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे प्रॉपर नींद ले रहा है, प्रॉपर वहाँ पे रेस्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो इंजर्ड टिश्यूज़ होंगे उनको वहाँ पे रिकवर करने में टाइम मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जब टाइम मिल जाएगा तो उसकी फीलिंग और प्रोसेस भी वहाँ पे फास्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो इंटर टिश्यू होंगे उन पे स्ट्रेस कम पड़ जाएगा इस कारण से। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड फॉर्चूनर टिश्यूज डैमेज। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो अफेक्टेड एरिया होगी उसके बाहर हम क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करने के लिए केवल वहाँ पे फर्दर इंजरी को या इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है डिक्रीजेस पेन। तो वहाँ पे मूवमेंट होने वाले मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट कम से कम होगा अगर हम रेस्ट करेंगे। जब मूवमेंट कम होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो पेन होगा वो भी रिड्यूस होगा। ठीक, तो ये था जी, ये क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पेन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड थेरेपी की, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। ठीक है, अफेक्टेड एरिया जो रहेगा कोल्ड थेरेपी हम देंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पे पर्टिकुलर वहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन है या पर्टिकुलर वहाँ पे पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसको क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोल्ड थेरेपी भी दे सकते हैं। ये भी एक हाइड्रोथेरेपी का पर्पज़ रहता है, जिसको हम दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारी अगर हम वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो पेन होगा वो रिड्यूस होता है। पेन रिड्यूस, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर क्या करता है, वहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स रहते हैं उनकी एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देता है। अब जब नर्व एंडिंग्स की एक्टिविटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो पेन का परसेप्शन होगा वो भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्या है, सेकेंड है मिनिमाइज स्वेलिंग। और इसके अलावा जब क्या होगा, जब हम वो कोल्ड वाटर अप्लाई करेंगे तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगे, और वहाँ पे जब ब्लड वेसल्स सॉरी ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर अप्लाई कर रहे हैं। अब जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो उसकी वजह से वहाँ पे फैक्टर रहता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो फ्लूइड का लीकेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहाँ पे स्वेलिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है डिक्रीज ब्लड फ्लो। तो क्या होगा, तो होता है कोल्ड वाटर में क्या होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन का जो होता है। ठीक है, जब वेसो कंस्ट्रिक्शन काज होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो टिश्यूज होंगी, इंजरी होगी, वहाँ पे जो ब्लीडिंग और जो एडिमा की कंडीशन होगी उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्लो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। स्लो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का मतलब हुआ, वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो स्लो हो जाती है। अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो गई तो क्या होगा, वहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे वो कम से कम रिलीज होंगे, और जो कम रिलीज होंगे तो वहाँ इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं हम हाइड्रोथेरेपी के, वाटर के थ्रू ट्रीटमेंट दे के वहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन, इन्फ्लामेशन और मसल्स के स्पैज़म को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो सबसे पहले हाइड्रोथेरेपी में क्या हुआ, वहाँ पे ठीक है, फिर क्या हुआ वहाँ पे, तो वो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हाइड्रोथेरेपी में वाटर के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे उसमें क्या रहेगा, अलग अलग टेम्परेचर रहता है जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कोल्ड कंप्रेशन, जैसे कोल्ड कंप्रेशन में क्या होते हैं, एक कोल्ड सॉफ्ट क्लॉथ लेंगे, उसको क्या करेंगे, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है वहाँ पे उसको रखेंगे। ठीक है, कोई कॉटन का क्लॉथ लेके कोल्ड वाटर में उसको डिप करके जहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे उसको हम रखेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ का जो पेन होगा वो रिड्यूस होगी, स्वेलिंग कम होगी, और वहाँ पे जो एक्यूट इन्फ्लामेशंस होगा वो भी कंट्रोल होगा। ठीक, सेकंड क्या होगा, कोल्ड पैक की कंडीशन। तो कोल्ड पैक में भी क्या करते हैं, या आइस पैक हो गया, जेल पैक हो गया, जो अफेक्टेड एरिया होती है वहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब हम अफेक्टेड एरिया पे यूज़ करेंगे तो लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोल्ड वाटर है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन काज करेगा, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो पेन होगा, एडिमा होगा वो रिड्यूस होगा, और वहाँ पे टिश्यू डैमेज भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट बात, तो इसमें क्या करते हैं, हम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर दोनों लेते हैं, ये भी क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और वहाँ पे स्वेलिंग को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस है। न्यूट्रल बाथ में जो वाटर रहेगा वो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, तो ये बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, और वहाँ पे मसल टेंशन को रिड्यूस करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, और हीलिंग को ये सपोर्ट करता है। तो अलग अलग ये प्रोसेस हुए। इसके अलावा न्यूट्रिशनल थेरेपी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल थेरेपी का मतलब हो गया कि यहाँ प्रॉपर वहाँ पे बैलेंस डाइट लेंगे, न्यूट्रिशियस सब्सटेंस लेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट्स वहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा स्ट्रांग होगा, और वहाँ पे जो हमारे जब इन्फ्लामेशन होगा वो भी वहाँ पे कंट्रोल होगा जाके। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हेल्दी फूड हो गया, और विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक, किस में कितना लेना है तो उसके अनुसार वहाँ पे हम
रिकमेंडेड डाइट के अनुसार वहाँ पे हम देंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है रिकमेंडेड फूड में, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गया। सिट्रस फ्रूट क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम होगा वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि वहाँ पे कोलेजन की सिंथेसिस इंक्रीज होती है और वहाँ पे टिश्यू हीलिंग का प्रोसेस क्या होगा, फास्ट होगा जाके। ठीक है, तो इसमें जो बहुत सारे जो सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं उनको हम ले सकते हैं। सेकेंड हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में क्या होता है, जो वहाँ भी बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे ले सकते हैं। ये क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा जो इम्यून फंक्शन होगा इसको इम्प्रूव करेंगे और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रहते हैं, जैसे तुम्हारा स्पिनच हो गए, लीव्स हो गई, इसके अलावा मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड की लीव्स हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमेरिक। ट्यूमेरिक मतलब जिसको हम इसमें एक कह सकते हैं एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जिसको हम क्यूरसुमिन कहते हैं। ठीक है, सुरमिन कहते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रांग एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह वहाँ पे बिहेव करता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर भी क्या रहेगी, वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाएगी, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे पेन है या पे स्वेलिंग को ये रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जिंजर भी यहाँ पे जिंजराल नाम पे इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है और वहाँ पे पेन इन्फ्लामेशन कम होता है। ठीक है, गार्लिक हो गया। गार्लिक को हम एलियम सटाइम कहते हैं, एलियम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे ये क्या करेगा, जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं उनको ये वहाँ पे डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, वहाँ पे गार्लिक के अंदर एलिसिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी माइक्रोबियल होता है। ठीक है, तो जिससे क्या, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, इन्फ्लामेशन को वहाँ पे रिड्यूस करेगा। अब कुछ बहुत सारे फूड्स रहते हैं जिसको हम अवॉइड करेंगे, जैसे प्रोसेस्ड फूड होता है। प्रोसेस्ड फूड में साल्ट, प्रिजर्वेटिव्स, ये सारी चीज़ें, अनहेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इन्फ्लामेशन वहाँ पे बढ़ जाता है। तो जो पैकेज फूड होगा, स्नैक होगा, प्रोसेस्ड मीट होगा, ये सारी चीज़ें हम नहीं लेंगे। ठीक है, एक्सेस शुगर, अगर बहुत ज़्यादा शुगर हो गई, शुगर वो भी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेशन वहाँ पे रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सॉफ्ट ड्रिंक है, स्वीट्स है, कैंडीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं लेना है। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट में भी क्या रहता है, वहाँ पे जो हमारा एलडीएल होता है, इसको जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं, उसको ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स रिड्यूस हो जाते हैं। इन्फ्लामेटरी कह सकते हैं रिस्पॉन्स को ये स्टिमुलेट करेगा, जैसे बेकरी प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फ्राइड फूड हो गए, उनको नहीं लेना रहता। जंक फूड में क्या होगा, जंक फूड में जो बहुत सारे जो जंक फूड होते हैं जिनमें हाई कैलोरीज हो, अनहेल्दी फैट्स हो, एक्सेस में शुगर हो, साल्ट हो, ये सारी चीज़ें हों, तो उनको हम क्या करते हैं, प्रॉपरली नहीं लेना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम प्रॉपरली लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जो हमारा ओबेसिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो तो रिड्यूस हो सकती है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन डेवलप होगी, क्रोनिक इन्फ्लामेटरी की कंडीशन डेवलप हो सकती है और वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो जितने जंक फूड हों, चाहे बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बहुत सारे बर्गर मतलब जंक फूड्स रहते हैं, तो उनको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कह सकते हैं जो ये सारी कंडीशंस पढ़े, इनको हम कहते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो ये मैनेजमेंट थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरली हम इनको नेचुरल के मैनेजमेंट इनको कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जिससे मैनेजमेंट के थ्रू इसको कवर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल का मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।